गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर। एक्चुअली ये टर्म जो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ये आप अंडर 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, नीचे क्लासेस में नहीं पढ़े हैं। बिल्कुल हम वहीं से स्टार्ट करते हैं, यानी कि बिल्कुल बेस से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर अपने सिलेबस के बारे में बात करेंगे। मैटर नीचे क्लास का जो डेफिनेशन पढ़े उसी को एक बार रिकॉल करो। एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाइड स्पेस, यानी कि वो सारे सब्सटेंस जिनका अपना कुछ मास होता है, जो कुछ जगह ऑक्युपाई करता है, जो कुछ वॉल्यूम ऑक्युपाइड करता है, उसे हम लोग मैटर कहते हैं। मैटर के 3 टाइप्स होते हैं और इनके 3 फॉर्म भी होते हैं, लेकिन टाइप्स और फॉर्म में स्टूडेंट कई बार जल्दीबाजी में कंफ्यूज कर जाता है। अगर स्टेट या फॉर्म पूछा जाए तब आप बताओगे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जो अर्थ सरफेस पर नॉर्मल कंडीशन में एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि बाकी हम लोग प्लाज्मा के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अदर फॉर्म ऑफ मैटर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जो आप फिजिक्स में पढ़े हो। हम अर्थ सरफेस पर नॉर्मल कंडीशन में एग्जिस्ट करने वाले मैटर के फॉर्म में बात कर रहे हैं, और ये सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है। लेकिन अगर टाइप ऑफ मैटर पूछा जाए तब उस कंडीशन में आपको बताना होगा एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। जैसे अगर ये मेरे हाथ में चौक है तो ये चौक एक मैटर है, इसका अपना मास है, ये कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, लेकिन इसको देखने का नजरिया हमारा दो होगा। पहला इसका स्टेट, तो ये सॉलिड फॉर्म में है, और दूसरा इसका टाइप, तो इनका एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है, तो ये कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये प्योरेस्ट फॉर्म में अवेलेबल है, सिर्फ एक ही तरह के एटम के मिलने से बना हुआ है, तब उसे एलिमेंट कहा जाएगा। और अगर इस सब्सटेंस का कोई डिफिनिट फार्मूला नहीं है, कई अलग अलग सब्सटेंस को मिक्स कर बनाया गया है, तब उन्हें मिक्सचर कहा जाएगा। तो ये एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर, ये इसके टाइप में आ गए, और हर एक टाइप तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड फॉर्म में भी, लिक्विड फॉर्म में भी और गैसेस फॉर्म में भी। यहाँ पर हम लोगों को टाइप के बारे में नहीं, हम लोग इसके स्टेट और फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब सिलेबस का डिस्ट्रीब्यूशन देखो। मैटर के 3 फॉर्म में सॉलिड स्टेट आपको 12th क्लास में पढ़ना है। लिक्विड स्टेट का यहां सिर्फ इंट्रोडक्शन है, और बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, 1-2 टर्म विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन डाला गया है, बाकी हायर क्लासेस में पढ़ना है, यानी कि 12th के बाद में। और यहाँ 11th में हम लोग मेनली इस चैप्टर में गैसेस स्टेट के बारे में बात करेंगे, यानी कि स्टेट्स ऑफ मैटर की जगह पर इस चैप्टर का नाम गैसेस स्टेट भी होता तो कोई बात नहीं थी, क्योंकि सॉलिड स्टेट 12th क्लास में, गैसेस स्टेट यहाँ है, और लिक्विड स्टेट हायर क्लासेस में पढ़ते हैं लोग। खैर, मैटर से स्टार्ट करते हैं। तो मैटर के 3 फॉर्म हो गए, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब ये मैटर का ये तीनों फॉर्म इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस पर डिपेंड करता है। डिफिनेशन आप नीचे क्लासेस में जो पढ़े हो, सॉलिड हैज डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट वॉल्यूम, liquid has indefinite shape but different volume, while gas has indefinite shape and indefinite volume। तो पहला पॉइंट इसका डेफिनेशन से निकल गया। दो कंस्टिट्यूएंट्स के बीच में लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्स को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहा जाता है, और जहां ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होगा, कंस्टिट्यूएंट एक दूसरे के क्लोजली पैक्ड होंगे, और वो फॉर्मेशन करता है सॉलिड का। जहां पर बिल्कुल वीक हो, वो फॉर्मेशन करेगा गैस का, और जहां इंटरमीडिएट लग रहा हो, यानी सॉलिड और गैस के बीच का, उन्हें लिक्विड कहा जाता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज्यादा सॉलिड के केस में लगता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के अगर बारे में बात करें, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो सबसे ज्यादा लगता है सॉलिड में, इसके बाद आता है लिक्विड का नंबर, और सबसे कम लगता है गैस में। वहीं अगर हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस को लेकर चले, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस, तो जहां ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वहां कंस्टिट्यूएंट एक दूसरे के ज्यादा नजदीक में आएंगे। तो सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस सबसे कम होता है, इनसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है लिक्विड में, और गैस के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है। अगर डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया जाए सॉलिड, लिक्विड और गैस को,
तो सॉलिड के केस में कंस्टिट्यूएंट एक दूसरे के साथ में क्लोजली पैक्ड होते हैं। देख लो इस तरीके से पूरा जुड़ा हुआ है एक दूसरे के साथ में, ये सॉलिड को रिप्रेजेंट करता है। लिक्विड के केस में कंस्टिट्यूएंट्स के बीच में सम स्पेस होता है, इट हैज लिटिल स्पेस। डायग्राम में देख लें, थोड़ा सा गैप यहां पर दिख रहा है आपको, ये लिक्विड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और वहीं गैस के केस में कंस्टिट्यूएंट्स के बीच में लार्ज गैप होता है। अब इसके इस स्ट्रक्चर से भी कुछ एक प्रॉपर्टी आ रहा है, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेस का मतलब होता है दबाना। अब देखो गैस के केस में ये गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है, गैस के केस में लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस इनका ज्यादा है, इनके कंस्टिट्यूएंट को हम दबा सकते हैं, यानी कि इट इज हाईली कंप्रेसिबल इन नेचर। लिक्विड में भी कुछ स्पेस है, इट हैज लो कंप्रेसिबिलिटी, जबकि सॉलिड के केस में कंस्टिट्यूएंट एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड है, तो ये नॉन कंप्रेसिबल नेचर का होता है, यानी कि इन्हें आप कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। कंप्रेसिबिलिटी का हुआ मॉलिक्यूलर मूवमेंट, यहां इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज्यादा लग रहा है, इसलिए इसके कंस्टिट्यूएंट्स मूव नहीं करते हैं, ये सिर्फ अपने पोजीशन पर वाइब्रेट करते हैं, ऑसिलेट करते हैं। वाइब्रेशन और ऑसिलेशन ये फिजिक्स में आप पढ़े होंगे। लिक्विड के कंस्टिट्यूएंट्स मूव करते हैं, इन्हीं के मूवमेंट से रिलेटेड टर्म आप ब्राउनियन मूवमेंट पढ़े होंगे, पोलैंड ग्रेन्स का मूवमेंट होता है, उसी तरह से लिक्विड के मॉलिक्यूल भी जिगजैग फॉर्म में मूव कर रहे होते हैं। गैसियस कंस्टिट्यूएंट, गैस के मॉलिक्यूल फ्रीली मूव करते हैं, यानी कि तेजी से ये मूव कर रहे होते हैं। तो ये इनके सॉलिड, लिक्विड और गैस से रिलेटेड उन सारे प्रॉपर्टी, उन सारे पॉइंट के बारे में बात किए जो आप अंडर 10th क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो अगर डिफरेंस पूछा जाए इनके बीच में, तो इन सारे पॉइंट को लेकर के आप डिफरेंस भी कर सकते हैं। तो ये जहां जरूरत पड़ेगा इनका डायग्राम का, उसको नोट करें। अब हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में बात करते हैं। अभी डिफिनेशन आपको बताया कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहा जाता है सब्सटेंस में, मैटर्स में मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्सेस को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। और ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गेस्ट होता है सॉलिड के केस में और वीकेस्ट होता है गैस के केस में, और लिक्विड के केस में सॉलिड और गैस का इंटरमीडिएट होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का नेचर कैसा होगा, उनका कंपैरेटिव स्ट्रेंथ कैसा होगा, यह डिपेंड करता है कंस्टिट्यूएंट्स के नेचर के ऊपर, यानी कि उनके बीच का वो जो मॉलिक्यूल है, कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल, उनका नेचर किस तरीके का है। जैसे अगर हम लोग कोई पोलर सब्सटेंस को लें, जैसे अगर मान लें कि AB एक सब्सटेंस है जो पोलर नेचर का है, इसमें से A का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, B का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो B के ऊपर में डेल्टा प्लस आएगा और A के ऊपर में डेल्टा माइनस आएगा। अब AB तो एक मॉलिक्यूल हो गया, लेकिन अगर उसके 1 मोल को आप कंसीडर करें, जैसे अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड लेते हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास 44U, यानी 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। यानी आप इमेजिन कर सकते हो कि कितने लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो किसी भी सब्सटेंस में उनके कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स का नंबर लार्ज होता है। यह डिपेंड करता है कि उनका मास कितना है और उनका मॉलिक्यूलर मास कितना है। तो बहुत सारे AB मॉलिक्यूल भी होंगे, तो यहाँ ये एक AB मॉलिक्यूल है और इस जगह पर ये दूसरा AB मॉलिक्यूल है। इनके ऊपर में भी डेल्टा प्लस और इसके ऊपर में डेल्टा माइनस चार्ज होगा। इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना है, ये केमिकल बॉन्ड है। केमिकल बॉन्ड को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से रिलेट नहीं करोगे। केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन एटम और आयन के बीच में होता है, या तो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग की वजह से होगा तो उसे कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से होगा तो उसे आयनिक बॉन्ड कहेंगे। वो केमिकल बॉन्ड में आ गया। यहाँ हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, जहां पर एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। अब यहाँ देखो, ये भी पोलर नेचर का है, ये भी पोलर नेचर का है। इनके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर में निगेटिव चार्ज है। तो दो अपोजिट चार्जेस के बीच में यहाँ एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा और इस अट्रैक्टिव फोर्स को हम लोग डाइपोल इंटरैक्शन कहते हैं। यानी डाइपोल इंटरैक्शन, इट इज an intermolecular force
which acted between two polar molecule. दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। पोल यानी कि चार्ज पार्ट, और किसी भी चार्ज स्पेसिस में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पोल होगा, इसलिए उसे डाइपोल कहा गया। तो यहाँ पर भी ये डाइपोल बन रहा है और यहाँ पर भी डाइपोल बन रहा है, और इनके बीच में लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्स को हम लोग डाइपोल इंटरेक्शन करते हैं। अट्रैक्टिव फोर्स के बारे में बात करें, अब इसको मत ये रिलेट करो कि सर यहाँ अगर प्लस रहता तो रिपल्सन होता, बिल्कुल रिपल्सन होता, लेकिन स्टेबिलिटी कहाँ डेवलप करेगा? आप मैग्नेट को देखो, यहाँ भी नॉर्थ पोल है, यहाँ भी नॉर्थ पोल है, नजदीक में ले जाओ तो एक दूसरे को धक्का देगा, लेकिन अगर फ्रीली छोड़ दो तो फिर नॉर्थ की तरफ में साउथ जाकर के जुड़ जाएगा, यानी कि स्टेबिलिटी की तरफ में वो आता है। तो उसी तरह से मॉलिक्यूल भी अरेंज होते हैं जहां उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगे। तो यहाँ हो गया डाइपोल इंटरेक्शन। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड, मान लीजिए कि AB एक पोलर मॉलिक्यूल है और इसके सामने में C2 मॉलिक्यूल है, C और C। इस AB में B के ऊपर में डेल्टा प्लस चार्ज है और A के ऊपर में डेल्टा माइनस चार्ज है। ये पोलर नेचर का है क्योंकि दो अलग अलग एलिमेंट है, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होगा। लेकिन यहाँ C और C, याद करो केमिकल बॉन्डिंग थी, दोनों आइडेंटिकल एलिमेंट के एटम्स हैं, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सेम होगा, इसलिए ये नॉन पोलर नेचर के होंगे, यानी इनके ऊपर में कोई चार्ज नहीं होगा। तो यहाँ एक पोलर हो गया और दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अब यहाँ एक टर्म आता है इंड्यूस्ड पोलरिटी। इंड्यूस्ड का मतलब होता है प्रभावित होना। इसे एक सिंपल एग्जांपल से बताते हैं। मान करके चलो कि ये मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, और ये आयरन नेल है। दो आयरन नेल को अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं तो इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप नहीं करता है, क्योंकि ये नॉन मैग्नेटिक नेचर के। अब क्या करते हैं, ये मैग्नेट है और इसके पास में आयरन नेल ले आते हैं। अब इसके साथ में चिपक जाएगा, और फिर क्या आप फील करोगे, अब ये जो आयरन नेल इस मैग्नेट के साथ में चिपका हुआ है, इसके नजदीक में कोई दूसरा आयरन नेल ले जाएंगे तो वो भी चिपक जाएगा। इसका मतलब इस आयरन नेल में भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ गई। ये खुद मैग्नेट नहीं है, लेकिन इस मैग्नेट के कांटेक्ट में आने की वजह से इसमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डेवलप कर गया, और इस तरह के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को इंड्यूस्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कहा जाता है। यानी कि अगर आप में वो प्रॉपर्टीज नहीं है, लेकिन अपने बगल वाले से इन्फ्लुएंस्ड होकर, प्रभावित होकर आप में अगर वो प्रॉपर्टीज डेवलप कर रहा है, तो इसे हम लोग इंड्यूस्ड होना कहते हैं, और इसी से इंडक्शन वर्ड बना है। तो यहाँ ये डाइपोल मॉलिक्यूल है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, लेकिन इस पोलर के कांटेक्ट में आने की वजह से यहाँ पर भी पार्शियल यानी कि लिटिल पॉजिटिविटी डेवलप करता है। डेल्टा का मतलब आपको बताया था कि स्मॉल होता है, दो बार डेल्टा साइन लिख दिए, इसका मतलब होगा कि वेरी वेरी स्मॉल। तो अब यहाँ पर ये दो चार्ज स्पेसिस के बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, इनके बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, और इन्हें कहा जाएगा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंटरेक्शन। अब थोड़ा समझना है इसको। दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो लग रहा है वो डाइपोल इंटरेक्शन। एक पोलर और दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में लग रहा तो हो गया डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। इंड्यूस्ड यानी कि न्यूट्रल था, लेकिन बगल में चार्ज की वजह से इसने भी चार्ज डेवलप किया, तो इसे इंड्यूस्ड कहना करते हैं। आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, लेकिन अगर आपकी दोस्ती न पढ़ने वाले स्टूडेंट के साथ में होता है, आपका पढ़ने का तरीका चेंज करेगा, आपका ग्राफ बदलेगा, चेंज करेगा। यानी कि आप में भी आपके न पढ़ने वाले स्टूडेंट का प्रॉपर्टी धीरे धीरे डेवलप करना शुरू करेगा, तो इसको इंड्यूस्ड करना कहते हैं। तो ये भी मायने रखता है कि आपका सर्किल कैसा है, आपका अपना कोई न्यूट्रल है, आपका अपना कोई, अभी आप मत नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं, लेकिन इन्फ्लुएंस हो गया बगल वाले से, उसने बोला कि ये सही है, ये सही है, ये सही है, तो आपको भी अब लगने लगा कि नहीं ये सही है, तो वहां इंड्यूस्ड होना कहा जाता है। तो ये डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, एक दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में, एक पोलर और दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। एक और होता है जिन्हें डिस्पर्सन फोर्सेस कहा जाता है और लंदन फोर्सेस कहते हैं। ये सब डायग्राम बनाओगे जहां पर,
देंगे पीडीएफ में कि उसकी जगह पर ड्रॉ करना है तो वो करोगे या एग्जाम्पल जो बताएंगे। जैसे यहां बताता है कि खास करके इनर्ट गैसेस के केस में, यानी कि जो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो अगर मान लिया कि एटम का सेंट्रल पार्ट है पॉजिटिवली चार्ज और इसके चारों तरफ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं सर्कुलर पाथ पर, ध्यान से समझना थोड़ा। इस जगह पर भी दूसरे एटम हैं, उनका ये सेंट्रल पार्ट हो गया पॉजिटिवली चार्ज और इसमें भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। अब जरा सोचो, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ये सर्कुलर पाथ है और यहां पर ये इलेक्ट्रॉन है, निगेटिव पार्ट है, ये तो चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, एटम का है। तो अब अगर हम लोग इस जगह पर किसी फोर्स के बारे में बात करें तो निगेटिव पार्ट यहां चला गया और इस जगह पर यह पॉजिटिव पार्ट है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये इधर को अगर हम लोग देखें कि इस जगह पर अगर कोई स्पेसिस है तो इसके ऊपर में पॉजिटिव ज्यादा फील करेगा या निगेटिव फील करेगा। तो अभी इसके सामने में पॉजिटिव है, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा फील करेगा। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ यहां पर ये आएगा इस जगह पर, तो अब ये कौन सा फील करेगा? निगेटिव चार्ज फील करेगा। फॉलो करो फिर से। ये इलेक्ट्रॉन चूंकि मूवेबल फॉर्म में होता है, घूम रहा होता है, तो जैसे ही वो मूव करेगा तो जिधर इलेक्ट्रॉन जाएगा उधर निगेटिव चार्ज ज्यादा डेवलप करेगा कंपैरेटिवली, और अगर उसके अपोजिट साइड को देखें तो वहां वो पॉजिटिव चार्ज फील करेगा। उसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन को हम लोग लेकर के चले कि यहां ये एटम है, इसका इलेक्ट्रॉन यहां पर है और इसका इलेक्ट्रॉन इस जगह पर आ गया, यहां इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज है लेकिन इसके न्यूक्लियस के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज है, तो एक वीक अट्रैक्टिव फोर्स, बहुत वीक अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप करेगा इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में। लेकिन ये स्टेबल नहीं रहेगा, ये कंटिन्यू नहीं रहेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन ये मूव करेगा, अब इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा तो फिर ये इलेक्ट्रॉन भी यहां पहुंचेगा, तो अब इस इलेक्ट्रॉन और इस प्रोटॉन के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप करेगा, यानी कि डिस्पर्स्ड फॉर्म में होता है। यहां भी अगर एटम है तो अभी यहां लग रहा है तो फिर यहां लगेगा, फिर यहां लगेगा, फिर यहां लगेगा। तो इस फोर्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को डिस्पर्सन फोर्सेस कहा जाता है। इन्हें लंदन फोर्सेस भी कहा जाता है एंड इट इज द वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ये सबसे कमजोर फोर्स होता है। तो अभी तक कौन कौन सा डिस्कस किया हम लोग? डिस्पर्सन फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन, दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, एक पोलर और एक नॉन पोलर है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन, दो एटम स्पेशली इनर्ट गैस के एटम हैं उनके बीच में लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्स को डिस्पर्सन फोर्स या लंदन फोर्स कहा जाता है, और इन्हीं तीनों फोर्स को कलेक्टिवली वान डर वाल फोर्स कहा जाता है। इन्हें हम लोग वान डर वाल फोर्स कहते हैं। पहले भी सुने होंगे वान डर वाल फोर्स, अभी पिछले वीडियो में केमिकल बॉन्डिंग में भी इसके बारे में बात की थे, वान डर वाल फोर्सेस के बारे में। तो ये वान डर वाल फोर्स बोलने का मतलब इट मे बी डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, इट मे बी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन और इट मे बी डिस्पर्सन फोर्सेस। इन तीनों को कलेक्टिवली वान डर वाल फोर्सेस कहते हैं। ये कंस्टिट्यूएंट्स के बीच में लगता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। इन्हीं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगता है, जिन्हें हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। अब ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए हाइड्रोजन must be covalently bonded with fluorine, oxygen और नाइट्रोजन, और इनके सामने में भी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होगा। तो अब इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। और इनका दो टाइप हम लोग पढ़े थे, एक पढ़े थे हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा आया था इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब वान डर वाल फोर्स से स्ट्रॉन्ग फोर्स में काम किया जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में भी आएगा। अब थोड़ा सा इसका स्टेबिलिटी को देखते हैं, स्ट्रेंथ को देखते हैं। सबसे वीक हो गया डिस्पर्सन फोर्स, उससे अट्रैक्टिव होगा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन, उसके बाद में आ गया डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन और उससे ज्यादा हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड। स्टार्टिंग के इन तीनों को कलेक्टिवली वान डर वाल फोर्स कहा जाता है। अब अगर कोई आपसे पूछे
कि बताओ जी HF यहाँ HF और दूसरा HCl और HCl है, किस तरह का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहेगा। अब जैसे ही आप क्लासिफाई करोगे तो चारों आपके दिमाग में आना चाहिए। हाइड्रोजन और फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है, तो यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ डेल्टा प्लस, इसके ऊपर डेल्टा प्लस और यहाँ डेल्टा माइनस। इस क्लोरीन के ऊपर में डेल्टा माइनस, हाइड्रोजन पर डेल्टा प्लस, यहाँ भी डेल्टा प्लस और यहाँ डेल्टा माइनस। ये चार्ज हो गया। अब चार्ज हो गया तो इसका मतलब है कि डिस्पर्सन फोर्स तो होगा नहीं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल भी नहीं होगा, क्योंकि इंड्यूस्ड डाइपोल में एक नॉन पोलर नेचर का होना चाहिए। तब या तो ये डाइपोल डाइपोल होगा या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। अब देखो यहाँ हाइड्रोजन अगर कोवैलेंटली बॉन्डेड है फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से, और सामने में भी फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन तीनों में से कोई हो, तब यहाँ पर देखो यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है फ्लोरीन से और इसके सामने में ये फ्लोरीन है। इसका मतलब ये हुआ कि इस जगह पर जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है उन्हें हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। जबकि यहाँ हाइड्रोजन है लेकिन किससे जुड़ा हुआ है? क्लोरीन से। जबकि हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का जुड़ा होना चाहिए, तो यहाँ भी अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा, लेकिन इस अट्रैक्टिव फोर्स को हम लोग डाइपोल इंटरैक्शन कहते हैं। ये डाइपोल इंटरैक्शन है। तो अब समझ में आ गया होगा आपको, पिछले क्लास में भी हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़े, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़े, तो ये इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के अनुसार से था। अब जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगा हुआ रहेगा, जितना स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, उसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें उतना ही ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, यानी उसका थर्मल स्टेबिलिटी वैल्यू ज्यादा होगा। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब होगा, जैसे अगर मान लिया यहां A2 एक मॉलिक्यूल है, दूसरा यहां A2 मॉलिक्यूल है, इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। दूसरा B2 मॉलिक्यूल है, यहां पर भी B2 मॉलिक्यूल है, इनके बीच में भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है। हम लोग इसे बॉन्ड एनर्जी नहीं कहेंगे, बॉन्ड तो यहां बन रहा है A और A के बीच में, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। अब इसको अगर हम लोग ब्रेक करना चाह रहे हैं, तो यहां सपोज अगर ब्रेक करने के लिए हम लोग 10 जूल एनर्जी दे रहे हैं और B2 को ब्रेक करने के लिए अगर हम लोग 15 जूल एनर्जी दे रहे हैं, तो देखो तो कहां ज्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है? B2 के केस में। इसका मतलब B2 का थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू A2, क्योंकि यहां आपको बॉन्ड को तोड़ने के लिए नहीं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है A2 के कंपैरिजन में। तो ये इतना इसके रिलेटेड थ्योरेटिकल पार्ट था, जिसको सिंपल तरीके से समझाने का कोशिश किए, जो आपके लिए डाइजेस्टेबल फॉर्म में हो, जो समझ में आ सके। तो जहां जरूरत पड़ेगा PDF नोट करने के बाद में डायग्राम का या एग्जाम्पल का, उसको आप नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग इस चैप्टर में कुछ गैस लॉ दिए हुए हैं, उनके बारे में पढ़ना है। यहाँ गैस लॉज में हम लोग को पढ़ना है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अवोगाड्रोस लॉ, गैलुसैक्स लॉ, और फिर इनके कंबाइंड गैस लॉज के बारे में, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है। उसमें सबसे पहला है बॉयल्स लॉ। ये बॉयल्स लॉ प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन बताता है, इसीलिए इसे प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप भी कहा जाता है। यहाँ प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन बताया जाता है, इसे प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप कहते हैं। ये बॉयल्स लॉ क्या बताता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि 3 पार्ट मिलेगा आपको, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। प्रेशर को स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी V और T कैपिटल लिखा जाता है। तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, इन तीनों में से किसी एक को कांस्टेंट कर देंगे तो बाकी के दो के बीच में रिलेशन निकालना है। तो बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो रिलेशन किन के बीच में आएगा? प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। अब आप इमेजिन करो कि अगर किसी कंटेनर में कोई गैस डाला हुआ है और यहाँ पर ये पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन जो ऊपर नीचे मूव करता है। अब अगर इसके ऊपर में आप प्रेशर अप्लाई करोगे, तो जैसे ही हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये श्रिंक करने लगेगा, यानी कि अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, और इसी का ठीक उल्टा अगर प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। तो बॉयल्स लॉ बताता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर the pressure and volume of a fixed amount of a gas is inversely proportional to each other, यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है,
और किस कंडीशन में, जब टेम्परेचर का वैल्यू कांस्टेंट हो। कांस्टेंट टेम्परेचर की वजह से इसे आइसोथर्म भी कहा जाता है, थर्म टेम्परेचर के लिए यूज किया जाता है, तो यहाँ आइसोथर्म भी करते हैं। तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब फिजिक्स में आप पढ़े होंगे कि प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए एक कांस्टेंट हम लोग यूज करते हैं, तो यहां पर भी कांस्टेंट यूज करेंगे, P वुड बी इक्वल टू K इंटू 1/v, या फिर इसी को लिखा जा सकता है P इंटू V वुड बी इक्वल टू K। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब एक मैथमेटिकल रिलेशन निकालना है, फॉर्मूला निकालना है। एक्चुअली हम लोग को डिराइव करना है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेट अस कंसीडर द प्रेशर ऑफ ए गैस is P1 when the volume is V1। यानी अगर प्रेशर को P1 रखते हैं तो वॉल्यूम V1 होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और वहीं जब प्रेशर को चेंज कर देते हैं, या तो आप इंक्रीज कर दो या डिक्रीज कर दो, तो वॉल्यूम भी चेंज कर जाएगा। तो P2 प्रेशर पर वॉल्यूम हो जाएगा कितना, V2। तो यहां पर भी हम लोग लिखेंगे K, जो कि K कांस्टेंट है। फिर से यहां का ये रिलेशन बताता है कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज ऑलवेज कांस्टेंट। यानी कि किसी भी गैस के प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट टेम्परेचर अगर चेंज नहीं कर रहे हैं तो हमेशा कांस्टेंट होगा। यानी कि आप प्रेशर या वॉल्यूम को घटाओ या बढ़ाओ, टेम्परेचर अगर सेम है, अमाउंट अगर सेम है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट का वैल्यू जो है हमेशा कांस्टेंट होगा। वही पार्ट यहां लिखे हैं कि लेट अस कंसीडर the pressure of a gas is P1 and the volume is V1 at temperature T। तो यहां से इस रिलेशन के अनुसार से P1 V1 is equal to K। if the pressure change from P1 to P2, प्रेशर को P1 से चेंज कर दिया गया P2, then volume become V2 from V1, V1 से वॉल्यूम V2 हो जाएगा। तो ये बताता है कि दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा, तो यहां पर भी ये K हो गया, इक्वेशन थर्ड। अब देखो इन दोनों में RHS बराबर है, तो जब ये RHS बराबर है तो LHS का वैल्यू भी बराबर होगा। तो इन दोनों को अगर हम लोग कंबाइन करेंगे तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट द रिलेशन P1 V1 इज इक्वल टू P2 V। ये बॉयल्स लॉ का मैथमेटिकल रिलेशन है। अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफिकल रिलेशन में यहां बताया गया कि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फिजिक्स में, मैथ्स में आप पढ़े होंगे कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल में ग्राफ नीचे की तरफ आता है। यानी कि अगर यहाँ P को रखते हैं, यहाँ V को रखते हैं, और टेम्परेचर को अगर कांस्टेंट रख रहे हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो ये ग्राफ नीचे की तरफ में आएगा। वही अगर इसको हम 1/v कर दें तो देखो इसे हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या और क्या कहा जा सकता है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। ध्यान से समझना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया 1/v का और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया v का। यानी कि अगर इसका ग्राफ 1/v के साथ में लेकर के बनाया जाए, मैथमेटिकल डाटा पुट करके प्लॉट किया जाता है, एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है, तो ये इस तरीके से आता है। यानी ये इंडिकेट करता है कि प्रेशर और 1/v ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये भी किस कंडीशन में, जब टेम्परेचर का वैल्यू कांस्टेंट हो, एट कांस्टेंट। आप बुक में देखेंगे तो 2-3 लाइन दिखाई देगा, तो अलग अलग टेम्परेचर पर होगा। उसको T1, T2 और T3 से मे भी अभी कंफ्यूजन हो सकता है। अभी सारा हम लोग बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अवोगाड्रोस लॉ ये सब पढ़ लेंगे, तब फिर पता चलेगा कि अगर टेम्परेचर चेंज करते हैं तो वहां पर कैसे रहेगा। अभी सिर्फ आप एक मान करके चलोगे, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लिखने के बाद में इन दोनों डायग्राम को आप ड्रॉ कर लीजिएगा। ये डायग्राम भी ग्राफ पर ड्रॉ कीजिएगा लास्ट में, और इसको भी ड्रॉ कीजिएगा। अब इसके बाद में आते हैं इससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल्स है, दो न्यूमेरिकल्स है एक्सरसाइज में, और एक न्यूमेरिकल है एग्जांपल्स में। तो एग्जांपल्स में तो सोल्व किया हुआ है, वो आपसे ऐसे ही बन जाएगा। एक्सरसाइज के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन है इस चैप्टर का, एक्सरसाइज 5.1, एक्सरसाइज 5.1, एक्सरसाइज 5.1।
यहाँ कह रहा व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर required to compress 500 decimeter cube of air at 1 bar to 200 decimeter cube, यानी कि किसी कंटेनर में 500 डेसीमीटर क्यूब है, यानी कि वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम को मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब और डेसीमीटर क्यूब में दिया रहता है एट 1 बार प्रेशर, और यहाँ पर प्रेशर कितना है 1 बार। तो आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर, यानी इस पे कितना प्रेशर अप्लाई करेंगे कि अब इनका वॉल्यूम रिड्यूस होकर 200 डेसीमीटर क्यूब हो जाए। जाहिर सा बात है, अभी हम लोग पढ़े हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जब वॉल्यूम 500 से 200 डिक्रीज कर रहा है तो प्रेशर का वैल्यू इंक्रीज करेगा, और टेम्परेचर कांस्टेंट एट 30 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो फर्स्ट कंडीशन में टेम्परेचर था वही बाद में भी था, यानी कि ये वैल्यू कांस्टेंट है। बनाना कैसे है न्यूमेरिकल, जो देखो सबसे पहले जो डाटा दिया उसको सेपरेट करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इनिशियली प्रेशर वाज 1 बार और वॉल्यूम यहां दिया हुआ था 500 डेसीमीटर क्यूब, 500 डेसीमीटर क्यूब। आपसे पूछा जा रहा है कि P2 का वैल्यू कितना होगा, और V2 का वैल्यू दिया हुआ है 200 डेसीमीटर क्यूब। एट कांस्टेंट टेम्परेचर हम लोग बॉयल्स लॉ अप्लाई करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ बिल्कुल इसी तरीके से लिखोगे, इसलिए इस क्वेश्चन को पूरा हम बना रहे हैं सिस्टमेटिक तरीके से। बॉयल्स लॉ P1 V1 is equal to P2 V2, therefore P2 would be equal to P1 V1 divided by V2। P1 का वैल्यू आ गया 1 बार, V1 का वैल्यू है 500 और V2 का वैल्यू है 200, यानी इसको सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 2.5 बार। क्वेश्चन को समझने के लिए यहां पर हम डायग्राम बना दिए हैं कि इसे आपको कन्वर्ट करना है इस वाले फॉर्म में, यानी कि 200 के फॉर्म में। तो जल्दीबाजी में न्यूमेरिकल मत बनाना, आपको समझ में आ रहा है तो बिल्कुल एकदम सारे स्टेप को अपनाओगे। इससे बेनिफिट ये होगा कि आप 10 साल बाद भी जब कॉपी खोल करके देखेंगे तो सारा कुछ फ्लैशबैक में याद रहेगा, यानी कि रिवीजन करते वक्त में सिस्टमेटिक तरीके से अगर लिखा होगा तो आपको कम से कम टाइम लगेगा। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन था 5.1। अब इसके बाद में एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5.2 डिस्कस करते हैं। ये भी बॉयल्स लॉ से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन को पहले एक बार 2 बार अच्छे से समझ में आना चाहिए, बाकी फॉर्मूला तो सिंपल है और इस चैप्टर का क्वेश्चन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। A vessel of 120 milliliter capacity contain a certain amount of gas, यानी एक गैस दिया गया है, एक कंटेनर में है, which volume is 120 milliliter. A vessel 120 milliliter capacity contain a certain amount of gas at 35 degree Celsius, यानी इनका टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस एंड 1.2 बार प्रेशर, यानी कि इसका प्रेशर है 1.2 बार। द गैस इज ट्रांसफर्ड टू अनदर वेसल ऑफ वॉल्यूम 180 मिलीलीटर। इसी गैस को ट्रांसफर कर दिया गया दूसरे कंटेनर में, जहां पर अब इसका वॉल्यूम 180 मिलीलीटर है, यानी कि पहले से वॉल्यूम इनका क्या हो गया, बढ़ गया, यानी सेम गैस को, यानी सेम अमाउंट को यहां ट्रांसफर किया गया एट 35 डिग्री सेल्सियस, यानी यहां भी टेम्परेचर कितना है 35। तो देखो टेम्परेचर का वैल्यू कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं कर रहा है। व्हाट वुड बी इट्स प्रेशर, यानी कि इस कंडीशन में भी आपसे क्या पूछा जा रहा है, प्रेशर पूछा जा रहा है। अब देखो यहां डायग्राम से समझ में आ गया, पहले इनका प्रेशर 1.2 बार था, वॉल्यूम 120 मिलीलीटर था। इसी गैस को दूसरे कंटेनर में डाल दिया गया, जहां अब इसका वॉल्यूम 180 मिलीलीटर हो गया। एट द सेम टेम्परेचर यू हैव टू डिटरमाइन प्रेशर इनसाइड द कंटेनर, यानी कि अब इसमें प्रेशर कितना होगा। बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही यहां पर भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P1 इज इक्वल टू 1.2 बार, V1 इज इक्वल टू 120 मिलीलीटर, V2 इज इक्वल टू 180 मिलीलीटर, और P2 का वैल्यू निकालना है। हम समझते हैं कि अब बनाने का जरूरत नहीं है, फिर इसमें दूसरी तरह से अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ लिखोगे, वैल्यू पुट करोगे और आंसर आ जाता है। अब ये सब क्वेश्चन भी नहीं बनेगा, तब तो फिर मुश्किल बनेगा कि अब तो सब बना दिए।
अब वैल्यू पुट करो फार्मूला P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो ये क्वेश्चन सोल्व कर लीजिएगा और एग्जांपल में एक जो क्वेश्चन है 5.1 उसको आप सोल्व कर लोगे प्रॉब्लम का। अगले क्लास में थोड़ा सा देख करके रखोगे, चार्ल्स लॉ, अवोगाड्रोस लॉ, गै-लुसैक्स लॉ, इनके बारे में बात करेंगे। तो आज यहीं तक, थैंक यू।